बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जो आज के मौज़ूआत जो हैं इसमें पाकिस्तान की जो मईशत की तबाही है हम उस पर बात करेंगे, और मुसलसल जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है और जो है हुक्मरानों पर के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। अभी 13 रुपये जो है वो इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। अब इसको अब बढ़ाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। तो अब जो इमरान खान साहब हैं अभी तक जो है वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज नहीं हुए हैं। वो अभी तक जो है कंटेनर पर खड़े हैं और जिस अंदाज़ की गुफ्तगू करते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं भाग नहीं दूंगा। भाई आपने अभी तक 3.5 साल में क्या किया? किसी एक आदमी को भी तो नहीं पकड़ा ना। अगर शहबाज शरीफ तो यहाँ मौजूद है, आप कहते हैं कि इसने इतनी बड़ी बड़ी करप्शन की है, तो फिर करप्शन की है तो फिर उसको जेल में जो होना चाहिए ना। आपने आप क्या कर रहे हैं फिर इस बात का? यानी आपसे कोई डिलीवरी नहीं होता है और बातें आप बहुत लंबी चौड़ी बनाते हैं। जी मेरे साहब, अच्छा इस मौजू पे और अपोजिशन की तरफ से जो तहरीक अदम एतमाद की तैयारी है उस पर ये सारी बातें करने के लिए हनीफ कमर साहब हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर और अख्तर शेख साहब ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब हनीफ कमर साहब और अख्तर शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मुल्तान से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। फरमाइए जी हनीफ कमर साहब, पहले आपसे बात कर लें। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी नुसरत मिर्ज़ा साहब। जी आप फरमाएं कि ये मुल्क की मईशत की जो तबाही हो रही है और मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो अभी तक कंटेनर के अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। वो कह रहा है कि साहब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, भागने नहीं दूंगा। भाई आप 3.5 साल से आप क्या कर रहे हैं? अगर भागने नहीं दे रहे हैं तो फिर किसी को जेल में डाला होता, किसी से पैसे निकलवाए होते। अभी तक तो आपने कुछ नहीं किया। जी फरमाएं। जी नुसरत मिर्ज़ा साहब, जिस तरह आपने इंट्रो में भी फरमाया और अब तो सब कुछ सारी हकीकतें खुलकर सामने आ गई हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बतौर अपोजिशन के जो वादे किए थे उन वादों में से कोई एक भी उसकी रूह के मुताबिक पूरा नहीं हो सका, बल्कि उसके उलट बरक्स काम हुआ। जिस तरह महंगाई कम करने का वादा किया था इन्होंने, मईशत को बेहतर करने का वादा किया था और आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने का वादा किया था, वो सारे के सारे अब ना सिर्फ भुला दिए हैं बल्कि इस मामले में तो यू टर्न ले लिया गया है। महंगाई इस खौफनाक हद तक बढ़ गई है कि अब तो खुद प्राइम मिनिस्टर के पास भी इस बात का इतराफ करने के सिवा कोई चारा नहीं। और उन्होंने कल मंडी बहाउद्दीन के जो जलसा हुआ वहां पे इतराफ भी किया कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इस इतराफ के साथ साथ वो जो लॉजिक पेश करते हैं वो बड़ी नासमझ में आने वाली लॉजिक है। वो महंगाई के मामले में तो मुकाबला करते हैं, मुवाजना करते हैं पाकिस्तान का यूरोप से, बरतानिया से। भाई यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप की इनकम इनकी भी कितनी है? उनकी आपके यहाँ पर 15,000 रुपये का हमारा कैमरामैन है, हम क्या करें? जी बिल्कुल इसी तरह के अब आम आदमी कह रहा है कि ठीक है, अगर महंगाई में आप यूरोप के साथ मुवाजना कर रहे हैं तो आमदनियों में, वेजेस में भी आप यूरोप के साथ मुवाजना करें ना। और जिस तरह की सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज यूरोप देता है उस तरह की सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज तो पाकिस्तान में तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये खास तौर पर ये अब जो पेट्रोल महंगा किया गया, 13 रुपए लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ये मेरा ख्याल है कि इसके बाद हर चीज में एक पाकिस्तान में दो तरह के ट्रेंड चल रहे हैं नुसरत मिर्जा साहब। एक तो महंगाई है जो जेन्युइन है और एक मसनूई महंगाई भी पैदा की जाती है। भाई ये लोग जो है क्या करते हैं कि पहले जो है महंगा करते हैं, अब मतलब यूरिया की जैसे है, अब यूरिया को जो है एक्सपोर्ट करेंगे या पैसे खर्च करेंगे। तो ये जो सारा सिस्टम है इसके अंदर इनके साथ में जो आदमी बैठे हैं, ज़ख़ीर अंदोज़ लुटेरे माफिया में काबीना के अंदर खुद मौजूद हैं, और ये आदमी जो है कि इसको परवाही नहीं किसी बात की। और 3.5 साल से जो है फैसल वाडा मैंने जो है वो झूठे तौर पर यहाँ पर इनके साथ में रह रहा है, लेकिन उसको बड़ा पसंदीदा शख्सियत है फैसल वाडा इनकी। जी जब इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर स्टेटस को तोड़ने के दावे करते थे और कहते थे कि हम तब्दीली लाएंगे और एक नई पार्टी, आम आदमी भी बेचारा इन बातों में आ गया और उसने भी सोचा कि शायद वाकई स्टेटस को खत्म हो। लेकिन अब तो हर काम खान साहब जो कर रहे हैं वो स्टेटस को की नुमाइंदगी कर रहा है और हर वो काम कर रहे हैं जो स्टेटस को की नुमाइंदा कुव्वतों ने माजी में यहाँ पे किया है। भाई देखिए ये चौधरीयों का सिस्टम है, जो वडेरा सिस्टम है, जो कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान के जो
जो हमारे हमारे अज़ाइम थे या हमारे जो मंसूबाजात थे या हमारी ख्वाहिशात थी या हमारे जो अरमान थे, उन सब के ख़िलाफ़ ये काम कर रहा है। और ये जो भी एस्टेब्लिशमेंट, ये जो आपकी जो ये जो वडेराशाही है या चौधरीयों का है, मलकशाही है, ये सारे के सारे जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को लूट रहे हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें नुसरत मिर्जा साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगा। खान साहब ने जिन लोगों का नाम ले लेकर कमिटमेंट की थी कौम के साथ कि इनके साथ तो मैं कभी भी नहीं गवर्नमेंट बनाऊंगा, अब उन लोगों के एमक्यूएम के खिलाफ आपने देखा कि लंदन तक केसेस के वो बड़े बड़े पलंदे लेकर गए, फिर वो एमक्यूएम इत्तेहादी बन गई। काफ लीग का आप देख लें, मुस्लिम लीग काफ, इस तरह बाकी भी जितने भी आप कैबिनेट खान साहब की कि जो वो माफिया का बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान में माफियाज हैं जो काम नहीं करने देते, उन माफिया को अगर तलाश करना हो तो कैबिनेट पे एक नजर दौड़ा लें, सब पता चल जाएगा कि कौन माफिया है। और ये जो अशराफिया है, जिसको हम अशराफिया कहते हैं, अगर सारे जो वडेरा शाही को और चौधरीयों को और जो इनको मलकों को, तो ये अशराफिया है। और ये सारे मिलकर पाकिस्तान को लूट रहे हैं और इसमें इनको सब चीज़ें मुफ्त मिलती हैं। हर चीज़ में ये लोग मुफ्त में पेट्रोल मिलता है, मेट्रो घर मुफ्त में है, और इनके पास मुलाजिम मुफ्त में हैं, गाड़ियाँ मुफ्त में हैं, तो और ख़र्चा घर करके चलता है मुफ्त में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, एक तो खान साहब की बात एक मिनट के लिए चले हम मान लेते हैं कि महंगाई एक इंटरनेशनल फिनोमेना है और पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। इतनी महंगाई नहीं है जितने कि इसने कर दी है, वो एक इसका एक पोर्शन है। अब खाद यहाँ से अगर ब्लैक कर रहे हैं यहाँ के डीलर और किसान तक नहीं पहुंच रही और यहाँ से स्मगल हो रही है, तो उसमें कौन सा इंटरनेशनल फिनोमेना मुलव्वस है? अगर गंदम जो यहाँ की प्रोडक्ट है यहाँ पैदा हो रही है, वो बाहर स्मगल हो रही है और आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, और आपके यहाँ आटा महंगा हो रहा है, इजाजत से हो रही है, सारा काम इनकी इजाजत से हो रहा है। फिनोमेना है। जी मेरे साहब, अख्तर शेख साहब की तरफ। जी अख्तर शेख साहब, आप फरमाएं कि अपोजिशन की जो तैयारी हो रही है, तहरीक एतमाद की गिनती कह रहे हैं पूरी हो गई है, क्या ख्याल है इस पर आपका? जी मिर्जा साहब, ये गवर्नमेंट को, जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि गवर्नमेंट को अब ये एतमाद हुआ है कि जो अदम एतमाद इनके खिलाफ होने वाली थी, जिसकी तैयारियां कर रहे थे, वो नाकाम होगी। इसीलिए इन्होंने एकदम इतना पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है और ये तैयार होंगे यकीनन अवामी रद्द-ए-अमल के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी। और सुना भी ऐसे ही है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं पीटीआई की, जिसमें काफ लीग और खासतौर पर एमक्यूएम शामिल है, वो उन्होंने इनके साथ जो उनकी शराइत थी, बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि तो शराइत सूद समेत तस्लीम कर ली हैं। इनको वजारतें भी अब काफ लीग को दी जा रही हैं कुछ, और एमक्यूएम को भी काबीना में इस्तेमाल शामिल किया जा रहा है। तो अब पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो थोड़े से एतमाद में आ गई है, जिसके बाद उन्होंने ये इतने बड़े पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला किया। साथ साथ उन्होंने आपको याद, कीमत में इजाफा करने से पहले 4-5 दिन पहले इन्होंने बिजली के रेट्स में भी जो है वो इजाफा किया था। तो लगता तो बज़ाहिर यही है कि हुकूमत पूरा एतमाद है और उसके साथ जो इत्तेहादी हैं उस हवाले से भी उनका पूरा साथ मिलने का उनको जो है, मतलब आपको ख्याल है कि तहरीक एतमाद कामयाब नहीं होगी? मेरे साहब मजीद बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है ये सारे मेहमान हमारे साथ होंगे और इस्लामाबाद से ओन शिराजी साहब भी हमारे साथ शामिल रहेंगे प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, मौसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, अख्तर शेख साहब से आप बात कर रहे थे। अख्तर शेख साहब, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि इसका मतलब ये हुआ कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब नहीं होने जा रही है? जी बज़ाहिर तो हुकूमत के इक़दामात से और ऐलानात से तो यही लग रहा है कि उनको पता भी है कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है और लोग मुश्तिल भी हैं, मुश्तिल है, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, लेकिन फिर वो पेट्रोल की कीमत, देखिए पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा किया जाता है तो उसके असरात जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उस पर सब पे असर होता है। सब्जियों से लेकर गंदम से लेकर आप ट्रांसपोर्ट के किरायों से लेकर हर चीज़ पर उसके असरात होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह का फैसला कर रही है तो यकीनी बात है वो आवाम को कोई रिलीफ देने का इरादा नहीं है। नहीं, ये रिलीफ उसके इत्तेहादियों को मिल गया, अवाम को नहीं मिला, और जिसका लग रहा है इम्कान भी नहीं है कि ये इस तरह के जो फ़वाइद हैं वो अवाम को भी नहीं मिलेंगे अभी। हनीफ कमर साहब फरमाएं कि आप ये जो अपोजिशन की जो बात कर रहे हैं हमारे अख्तर शेख साहब कि ये अपोजिशन की तहरीक एतमाद की जो गिनती पूरी हो गई है, वो तो ये कहते हैं, लेकिन क्या आप ये तो कह रहे हैं कि उनके
वो लोग बड़े पूरे एतमाद हैं, जब भी तो उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। जी नुसरत मिर्जा साहब, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख को। पाकिस्तान की सियासी तारीख में अदम एतमाद, खास तौर पर वो किसी भी हुकूमत के खिलाफ हो, वो उस वक्त तक लॉन्च नहीं होती जब तक उसे कहीं से कोई मखसूस इशारे ना मिले। ठीक बात, आज तक की हिस्ट्री है, हम इससे इत्तेफाक करें या ना करें वो अलग बात नहीं है। इत्तेफाक नहीं, हमने तो भाई सारी उम्र देखा है भाई। हमने खान अब्दुल कयूम खान का जलसे देखे हैं जो कि मीलों थे, फिर बाद में जब वो हुआ, फिर बाद में हमने देखा है भुट्टो का साहब का आना, हमने देखा है यूसुफ साहब का निकलना, हमने देखा है किस तरह से सारी चीज़ें हमने अपने सामने देखी हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी IGI जब बनी है तो वो भी हमीद गुल के दावे करते हैं कि मैंने बनवाई थी। तो अब हर कोई चीज़ एस्टेब्लिशमेंट के इशारे के बगैर नहीं होती है जी, यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता जी। और ख़ास तौर पर ये जो अदम एतमाद है, इसका पब्लिक के साथ कोई तल्लुक नहीं रहा माजी में हमारे। अगर हम नजर दौड़ाए तो नहीं, अगर हो भी जाए तो हम भाई जो अदम एतमाद की बात, देन व्हाट, उसके बाद में सवाल ये पैदा होता है, अफरा तफरी होगी। असल इस वक्त भी ओपोजिशन के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है, एतमाद लाना नहीं है, एतमाद के बाद क्या होगा, यही पूछा जा रहा है ओपोजिशन से। और अगर ओपोजिशन इस सवाल का जवाब दे देती है तो फिर अदम एतमाद आ भी जाएगी, कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन जब तक ओपोजिशन इस्लामाबाद की तरफ चले, उस वक्त तक ये प्रेशर टैक्टिक्स ही समझे जाएंगे। जी शुक्रिया आपका हनी कुमार साहब, आप लाइन पर रहिए। ये और शिराजी हैं हमारे साथ लाइन पर। जी और शिराजी साहब हमारे साथ शरीक प्रोग्राम में। और शिराजी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नुसरत मिर्जा साहब। भाई आप ये बताइए, मोहसिन बेग का जो केस है, एक तो पहली तो बात तो ये कर ले कि जो अदम एतमाद की जो बात हो रही है वो हमारे मुल्तान के जो अख्तर शेख साहब है उनका कहना है कि ये नाकाम हो जाएगी। हनीफ कमर साहब का भी ख्याल है कि भाई ये जब तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा ना हो वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, और हम उसके गवाह हैं कि बगैर इसके कुछ भी नहीं होता है। तो आप फरमाएं, आपके जो पहले तो ये बात बता दीजिए कि ये जो है कोई जो ये बातें कर रहे हैं कि भाई हमारी तहरीक अदम एतमाद की जो गिनती पूरी हो गई है, ये सही है ये गलत है? जी बिल्कुल नुसरत मिर्जा साहब, अगर बात करें अदम एतमाद की तहरीक की तो इस हवाले से अपोजिशन इस बार काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है, और कोशिशें भी हमें किसी हद तक बराबर साबित होती हुई नज़र आती हैं। क्योंकि जो गुज़िश्ता 2 दिन पहले जहांगीर तरीन की 3 दिन पहले खुफिया मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ, और फिर मोहसिन बेग का इसी मामले में एक्टिव होना, और कुछ PTI के लोगों का नून लीग के साथ राब्ते में होना, ये वो चीज़ें हैं जो अपने तौर पे ये बता रही हैं कि ये मामला अब इतना सादा नहीं है। दूसरी जानब एक अहम शख्सियत की मुसलसल आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो रिलीज नहीं हो रही। अगर तस्वीर बनती भी है तो वो तस्वीर सामने नहीं आती, तो वो भी एक जो न्यूट्रल वाला आप ये कहें कि सागा है, वो भी हमें किसी हद तक अब नजर आ रहा है। तो इसमें अपोजिशन पूरी उम्मीद है 20 तारीख को मौलाना फजल रहमान जो है वो इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं, उसके बाद उनके डेरे इस्लामाबाद में हैं, उनके साथ भी कुछ लोग रास्ते में हैं। आसफ अली जरदारी, उनके डेरे भी इस्लामाबाद में लगेंगे। लाहौर में जो काम उन्होंने करना था वो कर लिया। चौधरी बरादरान ने भी अपने इस्लामाबाद में तमाम जो मुल्क से उनके जो लीडरशिप थी उसको बुलाया, यानी पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया, और उसमें चौधरी परवेज इलाही ने तमाम इख्तियारात। अच्छा ये बताइए, मोहसिन बेग साहब का इसमें केस में क्या किस्सा है? वो आपने उसका जिक्र किया है, वो तो उसने सिर्फ एक प्रोग्राम में उसके रेहम खां की किताब का हवाला दिया था, लेकिन इसमें तब्दीली में क्या किस्सा है उसका? मामला के मोहसिन बेग का मामला इतना सादा नहीं है, उसे मत समझा जाए कि ये महज रेहम खान की किताब का मामला है और वो 3 दिन बाद उस पर एक्शन होता है, और ना समझा जाए कि ये जो है मोहसिन बेग के खिलाफ उस प्रोग्राम की वजह से एक्शन हो रहा है। अगर मोहसिन बेग पकड़े गए हैं तो वो प्रोग्राम की एंकर और दीगर 3 जो उस प्रोग्राम में लोग मौजूद थे, जिनमें हाफिज तारिक थे, उनके साथ अमजद शेब थे, उनके साथ इफ्तिखार अहमद थे, वो अभी तक उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने खुद वो प्रोग्राम देखा है। 3 आदमी ने सबने स्वाद किया है, सबने इसको एग्री किया है कि जो मोहसिन बेग कह रहा है वो सही है। उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, मोहसिन बेग के खिलाफ क्यों एक्शन हुआ? 9 बजे लाहौर में FIR होती है, 9:30 बजे इस्लामाबाद में लाहौर की FIA छापा मारती है। फिर क्या बरामद किया जा रहा है? सवाल असल ये है कि मोहसिन बेग के घर से बरामद क्या करना चाहते हैं? अगर तो आप वो प्रोग्राम बरामद नहीं, तो मुझे बताओ ना, तुम बताओ इसमें कि बरामद तो करने की बात नहीं, उसके पीछे
ये जो सियासी जो हलचल है इसमें उसका क्या किरदार है मोहसिन बेग का? देखिए, मोहसिन बेग हुकूमत के लोगों से राब्ते में थे, क्योंकि मोहसिन बेग उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने किंग मेकर इमरान खान को बनाया, चाहे खुद बनाया या किसी इशारे पे बनाया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि मोहसिन बेग उन लोगों में शामिल थे। और मोहसिन बेग उन लोगों से राब्ते में थे जिनको वो पीटीआई में लेके आई, यानी इलेक्टेबल्स के साथ। और उनकी कोई उन्होंने खाना शाना भी, हमारे जराए बता रहे हैं, कोई एक खाना भी उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ लोगों को दिया था, यानी उन लोगों को जो मतलब इस वक्त इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा है, उनको उन्होंने खाना दिया था। और उसके अलावा उसके साथ साथ मोहसिन बेग ने शहबाज, इसका मीनिंग देयर बाय मोहसिन बेग इज ए प्लेयर, सियासी प्लेयर है। मोहसिन बेग फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे थे ऑपोजिशन और पीटीआई। मोहसिन बेग, जब मोहसिन बेग को पकड़ा गया तो वो यही कह रहा था कि देखिए मेरा ये सियासी मामला है, इसको फैमिली तक ना लेके जाए, मेरी फैमिली को हरास मत करें, मेरे घर के अंदर टेबल कपड़ों में लोग घुस गए हैं, तो ये सियासी मामला है। मोहसिन बेग को भी पता है ये सियासी मामला है, हमें भी पता है ये सियासी मामला है। ये क्या कहना चाहते हैं हनीफ कमर, क्या कहना चाहते हैं? मोहसिन बेग जो है ये सियासी खिलाड़ी है इतना बड़ा कि वो तब्दीली ला सकता है। जी हनीफ कमर। मिर्जा साहब, मोहसिन बेग फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे थे ऑपोजिशन के दरमियान और पीटीआई के नाराज लोगों के दरमियान राब्ताकारी। उसकी सजा दी है इन्होंने, इमरान ने। लगता तो यही है, मुबैना तौर पे हम कह सकते हैं हमको दूसरे मोहसिन बेग बनना नहीं चाहते। क्या बात। नहीं आप घबराए नहीं, आपको कोई नहीं बना सकता है। आप साहब अगर आप देखें तो किसी आपको पता है कि मैं क्या क्या बातें कह देता हूँ, अभी हमें तो कुछ छेड़ता नहीं है। एक मामला बड़ा आपके तो फैली आपको देख के हमें हौसला होता है और हम भी कुछ कर लेते हैं थोड़ी बहुत। हाँ जी आप बोले भाई, और शिराजी बोले। नुसरत बेग साहब, प्रोग्राम इस्लामाबाद में हो रहा है, जो मोहसिन बेग है वो इस्लामाबाद एफेट में रहती हैं, जो मुराद सईद है 5 इस्लामाबाद में रहते हैं, प्रोग्राम इस्लामाबाद में हो रहा है, एंकर इस्लामाबाद में होती हैं, और FIR जाके लाहौर हो रही है। तो इसके और कराची में भी हो रही है, कराची में भी हो कर दी है जी। वो कराची में तो बाद में हुई ना, जिस FIR की वजह से घर में छापा पड़ा जो है वो तो मतलब भाई मेरा सनाउल्लाह अब्बासी मेरा दोस्त है, FIA का जो चीफ है, मैं उससे कहता हूँ DG है भाई, खुदा का वास्ता ऐसी गलत काम में मत पड़ो, बहुत शरीफ आदमी है सनाउल्लाह अब्बासी। अभी तो नुसरत बेग साहब और भी साथियों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि FIA जो है वो कुछ और। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद बात कर लेंगे। हाँ जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी वर साहब, शिराजी साहब कुछ बात कर रहे हैं। जी और शिराजी साहब ये बात आप इसको खोलें, जो मोहसिन बेग की बात है जो। जी देखें, ये हम एक हद तक ही खोल सकते हैं, क्योंकि अगर एक हद से ज्यादा हमने खोली तो फिर हमें भी डर है। आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ, आप बोले। अच्छा, सूरत हाल ये है कि हमारे जराए ये बता रहे हैं कि मोहसिन बेग जो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है उसमें काफी एक्टिव थे, और मोहसिन बेग के रास्ते जो थे वो अपोजिशन के साथ थे। एक खाना शाना भी उन्होंने दिया, जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात में भी कहीं ना कहीं मोहसिन बेग का किरदार आ रहा था। तो मोहसिन बेग को एक ही कारपेट में लपेटा गया, और ये जो मामला है ये वाज़ेह तौर पे जो FIR है FIA की, उसमें जो सफा नंबर लिखे हुए हैं, सुबह मैंने ट्वीट किया, उस सफे नंबर पे 273 पे मुराद सईद का जिक्र ही नहीं है, किसी किस्म का मुराद सईद का जिक्र नहीं है जो FIR के मतन में बात की गई है। तो मोहसिन बेग के हवाले से अगर बात की जाए तो ये कोई मामला उस तरफ जाता हुआ नहीं नजर आता, क्योंकि बाकी उनके साथ मौजूद थे, उनके खिलाफ तो किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मोहसिन बेग के खिलाफ सिर्फ ये कार्रवाई नहीं हुई। 9 बजे FIR हुई, 9:30 बजे उनके घर रेड पड़ा, फिर उसके बाद उनके घर दूसरा रेड पड़ा, तीसरा। अच्छा, तो मैं ये तस्लीम कर लूं कि मोहसिन बेग इज ए पॉलिटिकल प्लेयर है? मोहसिन बेग खुद कहते हैं मैं पॉलिटिकल प्लेयर हूं, और उनका ये कहना था मुझे गिरफ्तार मत करें, मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं पॉलिटिकल मामले में, मेरी फैमिली को हरास मत करें। सिविल कपड़ों में लोगों ने जाके मेरे घर में घुस के मेरी फैमिली को हरास किया, ये मेरा और इमरान खान का इशू है, ये एक सियासी इशू है, इसमें बराए मेहरबानी फैमिली को ना लाए। तो मोहसिन बेग तो खुद कह रहे हैं मैं पॉलिटिकल प्लेयर हूं। अख्तर शेख साहब आप फरमाएं भाई, आप मुल्तान में हैं, मुल्तान एक किस्म का आप सियासी गढ़ है, 2 वज़ीर आज़म वहाँ के हैं रहे, फरमाएं आप क्या कहना चाहते हैं अख्तर शेख साहब? सर ये साउथ पंजाब के हवाले से यहाँ की जो आजकल की, नहीं ये बात करो ना, जो इस वक्त ये बच्चे कर रहा है, हमारा शिराजी कर रहा है और हनीफ कमर कर रहा है, ये बताओ ना इसमें भी यहाँ क्या खबर है? मैं भी आपको बात बताना चाह रहा हूँ। एक यहाँ के हवाले से जो यहाँ की अहम शख्सियत जहांगीर तरीन है, जब PTI की गवर्नमेंट बन रही थी तो उस वक्त PTI के सहूलतकार थे गवर्नमेंट बनाने में। तो आजकल ये
गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट के ख़ास तौर पे सख्त खिलाफ जा रहे हैं, बड़ी सख्त बातें भी कर रहे हैं। और इनका ये दावा है कि साउथ पंजाब और अपर पंजाब के कुछ इनके पास 30 के करीब अरकान असम्बली हैं, जिसमें 10 से 12 वो दावा करते हैं अपनी मुख्तलिफ प्राइवेट महफिलों में कि वो अरकान कौमी असम्बली हैं और बाकी उनके पास सूबाई असम्बली है। उनके हवाले से एक दो बातें बहुत ज़्यादा यहाँ ज़बान ज़द-ए-आम है हल्कों में। वो उसमें सबसे अहम बात यह है कि वो ये चाहते हैं पहले कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से पंजाब में तब्दीली लाई जाए। जो यहाँ के वज़ीर आला सरदार उस्मान गुज़ार तो जहांगीर तरीन पहले ये चाहते हैं कि पहली जो पंजाब में कामयाबी करें अदम-ए-एतमाद के हवाले से। अच्छा, आप ये छोड़ दें बात को, चले अभी इसका मतलब तो हमारी समझ में ये आ गया कि एक सियासी मामला है और मोहसिन बेग जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि इस वक्त जो है बड़ा किरदार अदा कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है एस्टेब्लिशमेंट के भी इशारे शुरू हो गए हैं, मालूम यही होता है। क्यों भाई? अब शिराजी साहब बोलिए। जी नुसरत मिर्जा साहब, अगर बात करें इसकी मोहसिन बेग साहब की, तो यकीनी तौर पे मोहसिन बेग का एक्टिव होना ये बताता है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। क्योंकि अगर हम माजी में देखें तो मोहसिन बेग बड़े करीब रहे मुशर्रफ की रजीम के, और हम ये समझते हैं कि मुख्तदार हल्कों के करीब वो समझे जाते हैं। तो मोहसिन बेग का इस अंदाज में सामने आना और फिर उनका अपोजिशन को खाने देना और फिर उनका मुलाकातें करवाना और फिर उनका ये कहना कि जी इमरान खान की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, और पिछले कुछ अरसे से तो वो खुल के तनकीद कर रहे थे। अब जब हमने उनसे बात की, जब वो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जहां पे मुझे आज इमरान खान ने बंद किया है, इमरान खान को भी यहीं बंद होना होगा और उनकी हुकूमत जाने वाली है। तो इसका ये मतलब है ना कि अगर वो बांगे दुआल, इसका मतलब फैसला हो गया तो फिर अच्छा। तो अब बताइए, अच्छा आखिरी बात कर लेते हैं। फैसल वाडा की सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई है, 3.5 साल तक इलेक्शन कमीशन को घुमाया है और साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा ने भी साथ दिया, तो उसको भी उनको भी पकड़ होनी चाहिए। बताइए ये आदमी क्या भला है कि जो सबको धोखे दे देता है और उसको कुछ नहीं होता है? फैसल वाडा का मिर्जा साहब 3 साल से ये दरखास्तें दे रहे थे कि डिले किया जाए इनका केस, ये डेटे लेते थे, हम कवर कर रहे थे, और अब पहली बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दिया कि मेरी अर्ली हियरिंग की जाए। तो बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें रिलीफ मिलेगा। आल दो इससे पहले कासिम सूरी जो है डिप्टी स्पीकर, वो एक रिलीफ पे, एक स्टे ऑर्डर पे 3.5 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फैसल वाडा को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पे जो है सादिया अब्बासी तो इसको गिरफ्तार करना चाहिए ना फैसल वाडा को। तो जी मुझे नहीं लगता कि फैसल वाडा को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इस तरह के मामलात पे सुप्रीम कोर्ट पहले बहुत सारे जो अराकीन हैं उनको नायल कर। अख्तर शेख साहब आप बताइए। जी फैसल वाडा साहब के हवाले से जी अच्छा, इनके बारे में जो आम तासर है वो तो यही है कि जहाँ से इशारे आते हैं गवर्नमेंट गिराने और बनाने के, तो ये भी उसी सर्कल से ताल्लुक रखते हैं। तो कहा तो ये जाता है और इम्कान है कि इनको शायद कहीं से कोई रिलीफ मिल जाए, बज़ाहिर लगता भी यही है और बातें भी इस तरह की हो रही हैं। इसका सही और वाज़ेह जो बात जो सामने आई, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यहाँ रिजवान थे डीजी रेंजर्स, जो बाद में डीजी एसआई बने, वो इनको जो है प्रोटेक्शन देते थे। रेंजर्स की गाड़ी इनके पास मोबाइल खड़ी होती थी घर के बाहर, और फिर इसके बाद में इनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हुए और ये सारे सब लोगों से ये फ़ायदा उठाता रहा। अब इसके बाद में इमरान के साथ चिपक गया और ये जो है जो ज़्यादा आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा इसने मैंने फ़ायदे उठाए हैं। जी रेहान खान को पैसे दिए थे 3 करोड़ रुपए। जी बिल्कुल, और अक्सर ये इनके जो ट्वीट्स और सोशल मीडिया पे इनकी जब भी एक्टिविटीज़ जो आती रही है मंदिर यहाँ पे, तो ये हमारे जो बड़े हसास इदारे हैं उनसे मुतल्लिक की छावनियों के दौरे और सरहदों के दौरे और बड़े मुश्किल मकामात जहाँ आम आदमी का बल्कि ख़ास आदमियों को जाना भी जो है वो मुश्किल होता है, ये वहाँ पाए जाते हैं। और वहाँ की तस्वीर और वीडियोस भी देखी हैं, तो यकीनी बात है ये एक जेस्चर तो सबको मिलता है और सब ये बात समझते हैं कि इनका कहीं ना कहीं
किसी हसास नौयत के इदारों से अच्छा ताल्लुक। आमिर शराजी साहब बताइए कि ये अगर ये बात है तो ये मामला कितने दिनों में सेटल हो सकता है आपके ख्याल में? नुसरत मिर्जा साहब, अब वो दौर नहीं रहा जब खलील मियाँ फाख्ताए उड़ाया करते थे। अब खलील मियाँ फाख्ताए नहीं उड़ाएंगे। ये आप ठीक कह रहे हैं कि जनरल रिजवान के दौर में फैसल वाटा जो थे वो बड़ा भरपूर किस्म का उनको सपोर्ट किया जाता था, फिर वो बूट लेके भी आते रहे। लेकिन अब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपना कंधे से वजन उतारना चाहती है। मतलब DGISI बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम, बहुत समझदार आदमी है। अब जो DGISI वो फैज मोहम्मद नहीं है। से जो मुलाकात होती है उसमें आपने देखा है कि पिछली 2-3 मुलाकातें हुई हैं, तस्वीरें नहीं आई। अब वजन उतारा जा रहा है, जो गैर जरूरी किस्म का वजन है उसे जो है वो उतारा जा रहा है, जिसकी वजह से जो है मुख्तदार हल्के या इदारों पे उंगलियां उठती थी। ये बहुत बहुत शुक्रिया आमिर शराजी साहब, अख्तर शेख साहब, हनीफ कमर साहब। वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।